पब्लिक कॉलेज पट्टी मुलाकात द्वारा चलाई जा रही वर्चुअल ऑनलाइन क्लासेस में मैं अंकुर कुमार गणित अध्यापक कक्षा 11 के छात्रों का गणित की कक्षा में स्वागत करता हूं। और यहाँ पर लेसन नंबर हम 11 का अध्ययन कर रहे हैं। लेसन नंबर 11 है कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन में अब तक हम पढ़ चुके हैं वृत्त के बारे में और दीर्घवृत्त के बारे में, परवलय के बारे में, और अब हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं अति परवलय के बारे में। तो 3 वक्रों का अध्ययन हमने पहले कर चुके हैं, जिसमें हमारा परवलय हो चुका है, वृत्त हो चुका है, दीर्घवृत्त हो चुका है, और अब हम यहाँ पर दीर्घवृत्त में। तो पहले यहाँ पर हम दीर्घवृत्त की परिभाषा के बारे में जानेंगे। दीर्घवृत्त क्या होता है? अति परवलय। तो नेक्स्ट यहाँ पर टॉपिक है हमारा अति परवलय। अति परवलय, ठीक है, अति परवलय, हाइपरबोला, ठीक है ना। तो इससे पहले जैसे कि हमने दीर्घवृत्त की भी परिभाषा जानी थी, ठीक है ना। जैसे वृत्त की परिभाषा जानी थी, ऐसे वहाँ पे उनके समीकरण भी हमने निकाले थे। तो दीर्घवृत्त की अगर परिभाषा के बारे में बोले तो हम क्या बोलते हैं कि दीर्घवृत्त तो अगर वृत्त के बारे में बोले तो समतल में स्थित उन बिंदुओं का समुच्चय जो किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर, अचर दूरी पर स्थित होते हैं, क्या वृत्त कहलाता है। और उस निश्चित बिंदु को क्या कहते हैं? वृत्त का केंद्र कहते हैं, ठीक है। और दूरी, अचर जो दूरी होती है वो वृत्त की त्रिज्या हो जाती है। ऐसी परवलय का पड़ा। तो परवलय में क्या होता है? परवलय उन बिंदुओं का बिंदुपथ होता है, किसी समतल में उन बिंदुओं का बिंदुपथ होता है जो किसी निश्चित बिंदु से और एक सरल रेखा से कैसे होते हैं? समान दूरी पर होते हैं। तो वो परवलय में आ जाता है हमारा। और दीर्घवृत्त की बात करें, दीर्घवृत्त में हमारे पास जो बिंदुओं का समुच्चय होता है, किसी तल में बिंदुओं का जो समुच्चय होता है वो किन्हीं दो निश्चित बिंदु से क्या होती हैं? दूरियों का योग अचर होता है। ऐसी अब यहाँ पर हम अति परवलय पढ़ने जा रहे हैं। तो अति परवलय इसी तल में उन बिंदुओं का समुच्चय होता है, अति परवलय। तो अति परवलय यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अति परवलय किसी समतल में स्थित उन बिंदुओं का समुच्चय होता है जो किन्हीं दो निश्चित बिंदुओं से दूरियों का अंतर अचर होता है। तो वहां पर दूरियों का अंतर अचर होता है। दीर्घवृत्त में दूरियों का योग अचर होता है। और यहाँ पर क्या होता है? अति परवलय में जो दो बिंदुओं से दूरियों का अंतर है वो अचर होता है यहाँ पर। तो और दो बिंदु जो निश्चित बिंदु होते हैं उन्हें नाभि कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभि कहते हैं। और उन बिंदुओं का बिंदुपथ। तो अति परवलय की परिभाषा क्या बन जाएगी? एक अति परवलय तल के उन बिंदुओं का समुच्चय है। उन बिंदुओं का तल के उन बिंदुओं का समुच्चय है जिनकी तल में दो स्थिर बिंदु से दूरी का अंतर, बिंदु से दूरी का अंतर अचर होता है। तो दूरियों का अंतर यहाँ पर क्या होता है? अचर होता है। दूरियों का अंतर अचर होता है। तो यहाँ पर दूरियों का अंतर अचर होता है। तो अति परवलय अति परवलय तल के उन सभी बिंदुओं का समुच्चय है, उन सभी बिंदुओं का
समुच्चय है जिनकी तल में दो स्थिर बिंदुओं से दूरियों का अंतर अचर होता है। और यहाँ पर जो स्थिर बिंदु होते हैं अतिपरवलय की नाभियां कहलाती हैं। ठीक है ना। और अंतर क्या होता है, जाने वाले में से कम वाला घटाना। तो यहाँ पर जो बिंदुओं का अंतर होगा वो कैसा होगा, अचर होगा। और स्थिर बिंदुओं को दीर्घवृत्त की नाभियां कहते हैं, अचर होता है। तथा स्थिर बिंदुओं को अतिपरवलय की नाभियां कहते हैं। तो यहाँ पर जो अचर दूरी वो स्थिर बिंदु होंगे ना, तो उन दोनों स्थिर बिंदुओं को क्या कहेंगे, अतिपरवलय की नाभियां। ठीक है ना, अतिपरवलय की नाभियां। अतिपरवलय का केंद्र, अगर मैं यहाँ पर इनकी रचना करूँ दीर्घवृत्त की, तो वो क्या आने वाला है, रचना देखते हैं यहाँ पर। इसको मैं यहाँ पर एक्स से डिनोट कर देता हूँ। ये मूल बिंदु हो गया, ये एक्स, और ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर इसको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर F1 F2 इसकी हो गई नाभियां, F1 और F2 ये नाभियां हो गई। और नाभियां के निर्देशांकों को जनरली यहाँ पर हम जो नाभि के बीच की दूरी है यहाँ पर दूसरी से डिनोट करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा c,0 और ये हो जाएगा -c,0। केंद्र इसका मूल बिंदु पर है। ठीक है ना। और शीर्ष की बात करें तो शीर्षों के बीच की जो दूरी होती है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास 2a रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो जाएगा a,0 और ये हो जाएगा -a,0। तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है। अगर हम इस पर बिंदु लें तो बिंदुओं को मिलाएं तो दूरियों का अंतर यहाँ पर कैसा होना चाहिए, क्या होता है, अचर होता है। तो यहाँ पर बिंदुओं को अतिपरवलय की नाभियां कहते हैं। तो नाभियां ये हो जाएंगी जो स्थिर बिंदु है, और यहाँ से दूरियों का जो अंतर होता है वो अचर होता है। तो यहाँ पर अगर मैं भिन्न बिंदु ले लूँ, एक P1 ले लेता हूँ, दूसरा P2 ले लेता हूँ, ठीक है ना, और उधर भी कोई बिंदु ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो दूरियों का अंतर बनेगा नाभियों से, वो कैसा रहना चाहिए, यहाँ पर अचर रहना चाहिए। दूरियों का अंतर क्या, अचर। तो यहाँ पर जो दूरियों का अंतर आएगा वो कैसा आएगा, यहाँ पर अचर आएगा। ठीक है ना। अगर मैं इस वाले इधर की तरफ कोई बिंदु लेता हूँ, ठीक है ना, P3, तो उसको कैसे दिखा देंगे, उसको यहाँ पर हम दिखाएंगे हमारे पास, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर नाभियां तो हो गई, स्थिर बिंदुओं को क्या कहते हैं, नाभियां कहते हैं। और नाभियों को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु
नाभियों को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? केंद्र कहलाता है। तो यहाँ पर केंद्र क्या है? यहाँ पर केंद्र मूल बिंदु के रूप में दर्शाया गया है, ठीक है ना। और नाभियों को मिलाने वाले रेखाखंड को ही, जो रेखा होती है नाभियों से होकर जाने वाली रेखा जो होती है वही क्या कहलाता है? अतिपरवलय का अक्ष कहलाता है। तो यहाँ पर एक्स अक्ष क्या है? यहाँ पर एक्स अक्ष क्या है? यहाँ पर अक्ष है एक्स अक्ष। नाभियां कौन से अक्ष पर है? यहाँ पर एक्स अक्ष पर है, तो ये एक्स हो गया, ठीक है ना। और जिसको अनुप्रस्थ अक्ष के नाम से जाना जाता है, जो अक्ष होता है उसको यहाँ पर किसी नाम से जाना जाता है? अनुप्रस्थ। और ठीक है ना, अनुप्रस्थ अक्ष के नाम से जाना जाता है, ठीक है, अनुप्रस्थ अक्ष, ठीक है ना। और दूसरा अक्ष जिसे हम यहाँ पर y से डिनोट कर देते हैं वो संयुग्मी अक्ष के नाम से जाना जाता है। ये इसका संयुग्मी अक्ष हो जाता है, ठीक है। अर्थात केंद्र से होकर जाने वाला अनुप्रस्थ अक्ष के जो लंबवत होगा वही क्या कहलाएगा? संयुग्मी अक्ष कहलाएगा। तो यहाँ पर इन टर्म्स को हम यहाँ पर देखेंगे। और शीर्ष क्या होता है? शीर्ष वो होता है जो अनुप्रस्थ अक्ष पर, जहाँ पर वक्र अनुप्रस्थ अक्ष को काटता है वो क्या कहलाता है? शीर्ष कहलाता है। तो यहाँ पर मैं कुछ टर्म्स यहाँ पर लिख देता हूँ और जिनको हम यहाँ पर जानेंगे। जैसे नाभियों के बारे में तो हमने जान लिया, नाभियां, ठीक है ना, नाभियां हो गई। फिर अतिपरवलय का केंद्र हो गया, ठीक है ना, केंद्र हो गया। और अनुप्रस्थ अक्ष हो गया, अनुप्रस्थ अक्ष हो गया। और संयुग्मी अक्ष हो गया, ठीक है ना, अनुप्रस्थ अक्ष हो गया, संयुग्मी अक्ष हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। और ये चीज शीर्ष हो गए, शीर्ष। तो जैसे यहाँ पर दर्शाए गए हैं, तो शीर्ष यहाँ पर ये है हमारे पास शीर्ष, ठीक है ना। ये हो गया केंद्र, ये हो गया हमारे पास केंद्र, यहाँ पर लिख देता हूँ, ये हो गया केंद्र, ठीक है ना। शीर्ष, दो शीर्ष हो जाएंगे, एक शीर्ष ये, दूसरा शीर्ष ये, ठीक है ना। शीर्ष हो गया, केंद्र हो गया, अनुप्रस्थ अक्ष हो गया, अनुप्रस्थ अक्ष। तो ये हो गया अनुप्रस्थ अक्ष हो गया, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास संयुग्मी अक्ष। तो इन टर्म्स को अगर देखें तो क्या हो जाएगा? पहले तो अतिपरवलय की परिभाषा में पहुंच जाते हैं। एक अतिपरवलय तल के उन सभी बिंदुओं का समुच्चय है जिनकी तल में दो स्थिर बिंदुओं से दूरियों का अंतर अचल होता है, तथा स्थिर बिंदुओं को अतिपरवलय की नाभियां कहते हैं। तो यहाँ पर दो स्थिर बिंदु अगर हमारे पास F1 F2 हैं तो ये क्या हो जाएगी? हमारे पास अतिपरवलय की नाभियां हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो बिंदुओं का समुच्चय होगा वो अतिपरवलय कहलाएगा। ये हमारे पास अतिपरवलय हो गया। नाभियों से होकर जाने वाले रेखा को क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ अक्ष कहते हैं। यहाँ पर नाभियों से होकर जाने वाली जो रेखा यहाँ पर है, जिसे हमने यहाँ पर एक्स अक्ष से दर्शाया है, वो क्या हो जाएगी? एक्स अक्ष से यहाँ पर दर्शाया है, ठीक है, वही क्या हो जाएगा? अनुप्रस्थ अक्ष हो जाएगा, ठीक है। और अनुप्रस्थ अक्ष पर लंबवत और केंद्र से होकर जाने वाला जो भी रेखा होगी वो क्या कहलाएगी? यहाँ पर संयुग्मी अक्ष कहलाएगी। केंद्र क्या होता है? नाभियों को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु केंद्र कहलाता है। तो नाभियां स्थित, दो स्थिर बिंदुओं को नाभियां कहते हैं, ऊपर दिखा दिया। केंद्र, नाभियों को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, नाभियों को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु केंद्र कहलाता है, जो यहाँ पर ओ से दर्शाया गया है। अनुप्रस्थ अक्ष, नाभियों से होकर जाने वाली जो रेखा होगी वो क्या कहलाएगी? यहाँ पर अनुप्रस्थ अक्ष कहलाएगा। संयुग्मी अक्ष, अनुप्रस्थ अक्ष के तो लंबवत और केंद्र से होकर जाने वाला, अनुप्रस्थ अक्ष के लंबवत और केंद्र से होकर जाने वाला, यहाँ पर जो, ठीक है ना, अनुप्रस्थ अक्ष के लंबवत और केंद्र से होकर जाने वाले अक्ष को संयुग्मी अक्ष कहते हैं, ठीक है ना। जाने वाली रेखा को संयुग्मी अक्ष कहते हैं। और शीर्ष क्या होता है?
जहां पर वक्र अनुप्रस्थ अक्ष को काटता है, जहां पर वक्र अनुप्रस्थ अक्ष को काटता है वो यहाँ पर इसके शीर्ष कहलाते हैं। तो यहाँ पर शीर्ष ये है। और यदि आप यहाँ पर इनको यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम यहाँ पर दिखा देते हैं, यदि हमने नाभियों के बीच की दूरी को 2c माना है, नाभियों के बीच की दूरी को 2c माना है और शीर्षों के बीच की दूरी को 2a माना है, तब नाभियों के निर्देशांक कितने हो जाएंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 2c है, तो ये मध्य बिंदु है, क्योंकि मध्य बिंदु है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी c हो जाएगा। तो F2 के कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, यहाँ पर c, 0 हो जाएगा, F1 के -c, 0 शीर्ष क्या बन जाएंगे। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को हमने 2a माना है, तो यहाँ पर जो इसके शीर्ष हो जाएंगे वो a, 0 और दूसरा -a, 0 हो जाएगा। तो कुल डिस्टेंस यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक पर कितना है, 2a है। 2a मान लेते हैं यहाँ पर। शीर्षों के बीच की दूरी यदि 2a, नाभियों के बीच की दूरी यदि यहाँ पर 2c से रिप्रेजेंट करें, तो उनके जो निर्देशांक है, फोकस के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, ये फोकस इसकी इतनी हो जाएगी और शीर्ष ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है ना, संयुग्मी अक्ष। और यहाँ पर संयुग्मी अक्ष को जनरली b से डिनोट कर देते हैं। तो नाभियों के बीच की दूरी को हम 2c से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 2c से, नाभियों के बीच की दूरी। ठीक है ना, यहाँ से लेके और यहाँ तक अगर मैं दिखाऊं तो वो हम यहाँ पर 2c से रिप्रेजेंट करते हैं। और शीर्षों के बीच की दूरी को हम 2a से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे ये यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया है, ये 2a हो गया। ठीक है ना। और जो संयुग्मी अक्ष होता है, ठीक है ना, तो उसको हम यहाँ पर b से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई 2a हो जाएगी। ठीक है ना, और नाभियों के बीच की दूरी 2c हो जाएगी। ठीक है ना। और यहाँ पर b इस प्रकार परिभाषित है, जिसको हम संयुग्मी अक्ष कहते हैं। तो संयुग्मी अक्ष यहाँ पर 2b लेंथ का हो जाएगा। तो संयुग्मी अक्ष को b से रिप्रेजेंट करते हैं अर्ध, और वो क्या हो रहा है, √c² - a², जो वैल्यू b बराबर √c² - a² है। ठीक है ना, इसके दुगने को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो संयुग्मी अक्ष से रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात 2b। तो 2b यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2b संयुग्मी अक्ष हो जाएगा, जहाँ पर b क्या है हमारे पास, ये है। यहाँ पर b को जो परिभाषित किया गया है और वो ऐसे क्या है, b बराबर √c² - a², क्योंकि यहाँ पर c बड़ा होता है a से। ठीक है ना, ये चीजें हमारे पास आ जाएगी। तो संयुग्मी अक्ष को यहाँ पर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 2b से, जो उनकी दूरी है 2b से रिप्रेजेंट करते हैं। और वो जहां b कितना होता है, जहां b को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, c² - a² से, c² - a² से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है ना। और यहाँ पर वो अचर दूरियों का अंतर, जो अचर होता है उसको कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर जो दूरियों का अंतर है उसकी बात करें तो वो अचर होता है यहाँ पे। ठीक है ना, संयुग्मी अक्ष को यहाँ पर b से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अचल दूरी, तो अचल दूरी यहाँ पर क्या होने वाला है, ज्यादा वाले में से कम वाला घटना है। तो P1 F2 P1 F2 माइनस